हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्य, समस्या केवल यह नहीं है कि रेहड़ी पटरी वाले यानी सड़क किनारे के लाखों दुकानदार किसी के एजेंडे में नहीं, बल्कि यह भी है कि उन्हें रह रहकर तंग किया जाता है, कभी पुलिस की ओर से और कभी किसी अन्य विभाग की ओर से। वे अक्सर खदेड़े जाते हैं या फिर उनसे जबरन उगाही होती है। इसके अतिरिक्त जब भी किसी शहर में अतिक्रमण के विरोध में कोई अभियान शुरू होता है, तो सबसे पहला निशाना सड़क किनारे रोजी रोटी कमाने वाले ही बनते हैं। कभी उनका सामान फेंक दिया जाता है और कभी उनका खोका या ठेला ध्वस्त कर दिया जाता है। ऐसे लाखों लोग सदैव इस आशंका से घिरे रहते हैं कि पता नहीं कब कोई अतिक्रमण विरोधी धस्ता आ धमके या फिर पुलिस उन्हें अपनी दुकान समेटने का हुक्म सुना दे या फिर हफ्ता बांध दे अथवा बढ़ा दे। चूंकि ये सदैव अनिश्चितता से घिरे रहते हैं, इसलिए अपने रोजगार को अपनी पूरी सामर्थ्य भर आगे नहीं बढ़ा पाते। निसंदेह बेरोजगारी दूर करने अथवा लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के नाम पर उन्हें फुटपाथ पर अतिक्रमण करने या सड़कों को तंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसा कुछ तो किया ही जा सकता है जिससे वे बिना किसी भय और आशंका के अपने रोजी रोटी भी चला सकें और यातायात में किसी तरह की बाधा भी न बने। आखिर सड़क किनारे चाय पान की दुकान चलाने या अन्य कोई काम करने वालों को ऐसे ठिकाने क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा सकते, जहां वे बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके। इन लोगों को अपनी स्थायी अस्थायी दुकान चलाने के लिए उपलब्ध कराने की एवज में उनसे कुछ किराया भी लिया जा सकता है। इससे अच्छा खासा राजस्व भी मिलेगा। ऐसे सुझावों से सरकारें अपरिचित नहीं, लेकिन वे उनके एजेंडे से बाहर ही बने हुए हैं। माननीय उपसभापति जी, मन अभी भी बच्ची पर अटका था। सवाल घुमड़ने लगे कि पता नहीं जिसका हाथ पकड़कर जा रही थी वह उसका पिता है भी या नहीं, लेकिन मैंने गार्ड के साथ जो किया उसके बाद पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। वह आगे बढ़ती जा रही थी। बच्ची की फिक्र ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं बच्ची का हाथ थामे उस शख्स के पास पहुंची और थोड़ा सख्त होकर पूछा, आप इस बच्ची के पिता हैं? उस व्यक्ति ने शक भरी निगाहों से मुझे घूरा और झपटते हुए कहा, प्रमाण पत्र दूं क्या? पहले गार्ड और अब तुम। उसकी बात सुनकर मन तो यह भी हुआ कि उसे फटकार लगाऊं कि नन्ही सी बच्ची को ऐसे कौन छोड़ देता है। जमाना इतना खराब है और आपका दिमाग भी जानती हूँ कि यह ज़्यादा हो जाता, लेकिन जिस समय से हम गुजर रहे हैं वहाँ यह ज़्यादा
हो जाना ही ठीक है। उपसभापति जी, गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, पर बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों की समझ एक कि अम्मा जी सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और द्वार की चिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की रक्षा करने की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। जब उससे भी काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल पर चढ़ा। शाम दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पांव बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। उस समय केशव को काफी संयम से काम लेना पड़ा था। सभापति महोदय, एक बूढ़ा और दुर्बल शेर अपनी गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहता था। वह शिकार नहीं कर सकता था। वह जानवरों को बातों से फुसलाकर अपने पास बुला लेता था और उनको खा जाता था। एक बार एक गीदड़ उधर से निकला। शेर ने कहा, भीतर आओ, मुझसे बातचीत करो। मैं अकेला हूँ और तुमसे बातचीत करके मुझे आनंद प्राप्त होगा। गीदड़ ने कहा, मुझे डर है कि यह मुलाकात मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी न होगी। शेर ने कहा, अरे मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हूँ कि तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। उसने फिर कहा, पैरों के चिन्हों देखकर तुम समझ सकते हो कि कितने मिलने वाले मेरे पास आए होंगे। गीदड़ ने जवाब दिया, हाँ, बहुत से चिन्ह तुम्हारी गुफा की ओर आने वालों के देखता हूँ, परंतु कोई भी चिन्ह गुफा से लौटने वाले के नहीं देखता। उपसभापति महोदय जी, ग्रस्त जीवन की दृष्टि से नारी में सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। पुरुष जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है, लेकिन घर आने पर यदि उसकी पत्नी उसको हंसकर स्वागत करे तो वह दिन भर के कठोर परिश्रम को भूल जाता है। वह बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है, परंतु रमणी के रूप में सुख देने वाली भगिनी के रूप में, स्नेह देने वाली माता के रूप में, ममता करने वाली पत्नी की भी अपेक्षा करता है, जो अपनी मधुर वाणी में से जीवन में संतापों और दिन भर की थकान को एक क्षण में मिटा सके। माननीय सदस्य जी, एक विद्वान ने लिखा है, नारी का पूर्ण विकास उसके मातृत्व में है। माता की गोद ही संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। महान आत्माओं का विकास माता की गोद में ही होता है। यदि ये सब सार्थक है तो नारी में पृथ्वी सी सहनशीलता, समुद्र सा गांभीर्य, पर्वत सी गरिमा, पुष्पों जैसी मृदुता और नम्रता, गंगा जैसी पवित्रता, वीणा जैसी मधुरिमा, गो के समान साधुता, हिम की सी शीतलता, आकाश की सी विशालता आदि सौम्य गुणों का विकास होता है। इन गुणों से माता जननी अथवा नारी का जन्म सफल है। इन गुणों में ही उसके मातृत्व का सौंदर्य है। माता शब्द में त्याग और
कर्तव्य की सच्ची गरिमामयी प्रतिभा के दर्शन हो जाते हैं। विराम।